गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। श्री नंदीश्वर विद्यालय में ई ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल प्रविष्टियां कैसे की जाती हैं, क्या उसका प्रारूप होता है, कैसे लेखा होता है। क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर 2.5 प्रारंभिक प्रविष्टियों की पहियां दैनिक पंजी। बच्चों, व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा जिन पुस्तकों में सर्वप्रथम किया जाता है उन पुस्तकों को प्रारंभिक लेखे की पहियां कहा जाता है। पंजी या रोजनामंचा भी बोलते हैं। दैनिक पंजी का जर्नल से आशय क्या है? तो जर्नल शब्द की उत्पत्ति फारसी के जार शब्द से हुई है जिसका अर्थ है दिन, अतः जर्नल का शाब्दिक अर्थ दैनिक बही डे बुक है। इसे प्रथम प्रविष्टि का बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री या प्राथमिक प्रविष्टि की पुस्तक भी कहते हैं। आगे है डेफिनेशन जे एम जे कीलर ने के शब्दों में रोजनामंचा एक व्यावसायिक अभिलेख है जिसमें मूल रूप से लेन देनों को लिखा जाता है तथा जिसमें समस्त लेन देनों को व्यवस्थित रूप से क्रम के एक स्थान पर प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम जर्नल प्रविष्टि कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य एवं महत्व सौदों के दो पक्षों का होना, डेबिट और क्रेडिट होना। प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। देखिए, सौदे जर्नल में लेखा करने से यह ज्ञात हो जाता है कि किस खाते को कितनी रकम से डेबिट करना है और किस खाते को कितनी रकम से क्रेडिट करना है। दूसरा नियम है समझने में सुविधा। जर्नल में प्रविष्टि के बाद ब्यौरा होता है सारांश, यानी अगर ये जर्नल प्रविष्टि की है तो उसका नीचे सारांश भी लिखा जाता है जिसे हम नैरेशन बोलते हैं, उसे बोलते हैं ब्यौरा। तो वह समझने में आसानी होती है। अगला है लेखांकन की नींव। देखिए, सौदों का लेखा सर्वप्रथम जर्नल में ही किया जाता है। इसी के आधार पर खतौनी या अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, यानी कि सारे खातों की नींव की ईंट होती है जर्नल प्रविष्टि, क्योंकि सारी एंट्रियां जर्नल से ही होती है। जर्नल बनाते हैं, उसके बाद हम खतौनी करते हैं, खतौनी के बाद हम खातों के शेष निकालते हैं, तलपट बनाते हैं, तलपट से हम लाभ हानि खाता बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, या पूरे खाते मतलब नींव की ईंट कहा जाता है जर्नल के लिए। जर्नल का प्रारंभ होता है सौदों की पुष्टि, खतौनी में सफलता होती है, सौदों की पुष्टि, गणितीय त्रुटियों की कम संभावना है। दूसरा, कम योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता। इसके लिए कोई विशिष्ट व्यक्ति योग्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, आसानी से सरल भाषा में इसकी एंट्री की जाती है, इसलिए कम योग्य व्यक्ति भी इस कार्य को आसानी से कर सकता है। दूसरा, अगला पॉइंट विशिष्ट प्रविष्टियों का लेखा, विवादों से महत्वपूर्ण और अन्वेषण के लिए प्रमाण। अगर कोई ऑडिट आता है तो ये प्रमाण के रूप में भी कार्य करती है क्योंकि ये लीगल है। अब आता है जर्नल का प्रारूप। बच्चों, इसमें 5 कॉलम होते हैं। आपका ऑप्शन में आता है जनरल प्रविष्टि में कितने कॉलम होते हैं, 1 3 4 6 कितने भी दिए हो, तो इसमें 5 कॉलम होते हैं। पहला दिनांक का कॉलम होता है, कौन सी एंट्री किस दिनांक को हुई है। दूसरा, विवरण का, इसे पर्टिकुलर बोलते हैं, पर्टिकुलर में सारी एंट्री होती है, उसका ब्यौरा भी नीचे दिया जाता है उस एंट्री की। दूसरा होता है, तीसरा एलएफ का होता है। एलएफ मतलब खाता पृष्ठ। खाता पृष्ठ इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम होता है। खाता पृष्ठ का मतलब ये होता है कि जो एंट्री यहाँ से डाल रहे हैं उस पर पेज नंबर डाला जाता है कि किस खाता खतौनी में किस पृष्ठ पर यह एंट्री अंकित है, इसलिए उसे बोलते हैं एलएफ या खाता पृष्ठ। इसके बाद आता है राशि डेबिट, जो यहाँ रकम लिखी जाती है, ऋणी किए जाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं, ठीक है ना, यानी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं तो नाम लिखते हैं, उसके बाद यहाँ उसका अमाउंट लिखा जाता है। उसके बाद फिर टू लिखते हैं, जो धनी व्यक्ति है यानी देने वाला व्यक्ति है उसको हम क्रेडिट करते हैं, यानी राशि क्रेडिट करते हैं। ये आपका होगा जर्नल का प्रारूप। बच्चों, ये प्रारूप के बाद फिर हम इसमें एंट्री करते हैं, तो एंट्री कैसे करते हैं, हम कुछ नियम दिए हुए हैं। यहाँ मैंने 3 नियम लिखे हैं, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और नाम मात्र खाता। पूरा जो व्यापार का जो लेन देन है इसी पर आधारित है। सबसे पहला जो नियम आता है व्यक्तिगत खाते का नियम। तो व्यक्तिगत खाता कौन होता है? जो व्यक्ति से संबंधित हो, यानी व्यक्ति को पैसे दिए, व्यक्ति से प्राप्त किया। अगर कोई व्यक्ति से संबंधित होता है तो पाने वाले को डेबिट करते हैं, यानी जिस व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है उसे हम डेबिट करेंगे और देने वाला जो व्यक्ति है उसे हम क्रेडिट करेंगे। ये कौन सा नियम हो गया? व्यक्तिगत खाते का नियम। अगर व्यक्तिगत खाते से संबंधित पंजी प्रविष्टि होगी तो हम इस नियम को फॉलो करेंगे। अगर वस्तु से संबंधित होगी, वस्तु मोबाइल है, कोई गैस है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, ईटीसी कुछ भी हो सकता है, तो अगर वस्तुगत खाता है तो वस्तुगत खाते का नियम लगाएंगे, आने वाली वस्तु को डेबिट
डेबिट करेंगे और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट किया जाएगा। ये वस्तुगत खाते का नियम है। अगर कोई वस्तु है तो हम वस्तुगत खाते का नियम उस पर लगाएंगे। अब हमारी क्लियर हो गए कब हमें डेबिट करना है, कब हमें क्रेडिट करना है, या कौन सी प्रविष्टियों को हमें डेबिट करना है और कौन सी प्रविष्टियों हमें क्रेडिट करना है। फिर आता है नाममात्र खाते का नियम, जिसमें समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट करते हैं। कुछ ऐसी मदें होती है ना तो वस्तु से संबंधित होती है ना व्यक्ति से संबंधित होती हैं। जैसे मान लो वेतन है, कमीशन है, हानि है, तो वह हानियों को डेबिट यानी समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट करते हैं, समस्त आय एवं लाभों को क्रेडिट किया जाता है। ये नाममात्र खाते का नियम है। इनके अंदर कौन से खाते किस किस के अंतर्गत आते हैं यह मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। तो ये सारे मैंने आपको बताए, इन्हीं के अंतर्गत हम जर्नल को लेखा करते हैं। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर दिया जैसे मान लो विवरण, तिथि मतलब सभी का तिथि लिखते हैं, हम तिथि कॉलम में लिखते हैं। इसके बाद विवरण में जनरल प्रविष्टि करते हैं, जनरल प्रविष्टि के बाद उसकी सारांश निकाला जाता है। फिर आता है खाता पृष्ठ, यह इनकी जिस खाते पृष्ठ पर होती है उसका पृष्ठ क्रमांक डाल दिया जाता है। इसके बाद रकम डेबिट और रकम क्रेडिट कर देते हैं, ब्यौरा नीचे दिया जाता है उसी एंट्री के पास। जैसे लेखा करने का नियम, व्यक्तिगत खाते का नियम मैंने आपको बताया, व्यक्तिगत खाते में फॉर्म में व्यक्ति संस्थाएं होती हैं। वास्तविक खाते का नियम, जब कोई वस्तु खरीदते हैं बेचते हैं तो वस्तु आती है या वस्तु जाती है तो उसका नियम लागू हो जाता है। नाममात्र खाते के अंतर्गत समस्त आय व्यय हानियां, वेतन, कमीशन, फर्नीचर आदि इसके अंदर आते हैं। बच्चों बुक में भी पेज नंबर 104 पर यह नियम डिटेल में दिए हैं, आप उनको एक बार अवश्य पढ़ लें। आगे है जनरल के नियम, देखिए आगे देखिए लेखांकन प्रविष्टियों का अभिलेखन, वे वित्तीय व्यवहार जिनका लेखा पुस्तकों में किया जाता है लेखांकन प्रविष्टियां कहलाती हैं। लेखांकन प्रविष्टियों को जर्नल में लिखने से पूर्व अग्र प्रक्रिया को अपनाने से लेखांकन कार्य सरल एवं सही तौर पर बिना किसी सैद्धांतिक त्रुटि के किया जा सकता है। प्रथम प्रभावित होने वाले दोनों खातों ज्ञात करना, द्वितीय पक्ष खातों के प्रकार ज्ञात करना, किस प्रकार का खाता है, व्यक्तिगत खाता है, वस्तुगत खाता है या नाममात्र खाता है, ये प्रकार ज्ञात करना। फिर इन खातों के संबंध में जर्नल के सुनहले नियम लागू, यानी जिस खाता जिससे संबंधित होता है उस खाते का क्या नियम है। अगर व्यक्तिगत खाता है तो उसका नियम है पाने वाले व्यक्ति को डेबिट, देने वाले को जमा। आप 2-4 और पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। वस्तुगत से संबंधित है खाता तो वस्तुगत खाते का नियम है, जो वस्तु प्राप्त होती है उसे डेबिट, जो वस्तु जा रही है उसे क्रेडिट करते हैं। नाममात्र खाते का संबंधित अगर कोई पंजी प्रविष्टि है तो नाममात्र खाते का नियम है समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट करते हैं और समस्त आय एवं लाभों को क्रेडिट किया जाता है। बच्चों आज हमने ये समस्त खातों के नियम और जनरल के नियमों को सीखा। आगे मैं आपको बताता हूँ पगों का विषय, प्रभावित होने वाले दोनों खातों को ज्ञात करना। देखिए पगों का तो सर्वप्रथम वित्तीय व्यवहार के दोनों पहलुओं को ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। इनमें एक पहलू का नाम डेबिट होगा तो दूसरे पहलू का नाम क्रेडिट होगा। पहलू मतलब पक्ष, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष, ये मतलब प्रत्येक एंट्री के या पंजी के दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अगला है खातों के प्रकार ज्ञात करना, यानी खाता किस प्रकार का है, व्यक्तिगत है, वस्तुगत है, नाममात्र है, उस खाते का उस प्रकार के अनुसार उसमें नियम लगाना। अगला आपको बताएंगे जर्नल के सुनहरे नियम। देखिए खातों की प्रकृति ज्ञात करने के उपरांत उन खातों से संबंधित जर्नल के नियम को लागू करना, अर्थात डेबिट किए जाने वाले खाते के लिए डेबिट का नियम और क्रेडिट किए जाने वाले खाते के लिए क्रेडिट का नियम लगाना। अब आते हैं वित्तीय व्यवहार, खातों की पहचान, अर्थात माल खाता, राम का खाता, वस्तुगत खाता, व्यक्तिगत खाता, पाने वाली वस्तु या देने वाली वस्तु, ये सारे मैंने आपको बताए। इसके बाद आते हैं जनरल। बच्चों एक उदाहरण दिया है पेज नंबर 106 पर, आप उस उदाहरण को एक बार देख लें। इसके बाद जस्ट मैं आपको जनरल प्रविष्टियां अगले वीडियो में कराएंगे। तो पहले मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ यहाँ पर कि कौन कौन से खाते डेबिट किए जाते हैं हमेशा और कौन कौन से खाते क्रेडिट किए जाते हैं हमेशा, और खातों की प्रकृति। पेज नंबर 106 पे आप देखना, रोकड़ खाता हमेशा डेबिट होता है, क्रय खाता हमेशा डेबिट होता है, भवन का खाता हमेशा डेबिट होता है, क्रय खाता डेबिट होता है, मजदूरी खाता डेबिट होता है, रोकड़ खाता डेबिट होता है, रोकड़ और सीताराम किराया आदि जो खाते हैं वो हमेशा डेबिट किए जाते हैं। क्रेडिट किए जाने वाले खाते हैं पूंजी खाता, रोकड़ खाता, ये सब वास्तविक व्यक्तिगत और वास्तविक दोनों खाते हैं। कौन सा क्या खाता है मैं आपको बताता चलूंगा। रोकड़ खाता पूंजी खाता वास्तविक है, रोकड़ प्राप्त हुई।
क्रय खाता, रोकड़ खाता। रोकड़ खाता क्रेडिट किया जाता है, वास्तविक खाता, रोकड़ खाता, कमल का खाता क्योंकि वस्तु ये देने वाला है, रोकड़ विक्रय हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है ना, जिन सब क्रेडिट किए जाते हैं। अब आते हैं खातों की प्रकृति। रोकड़ प्राप्त हुई या रोकड़ संबंधित तो वस्तुगत खाता, अगर किसी से प्राप्त हुआ दिया तो व्यक्तिगत खाता, वस्तु खरीदी बेची वस्तुगत खाता, जैसे कि किराया दिया, हानि हुई, व्यय हुए, नाममात्र खाते। ये पिछले वीडियो मैंने डिटेल में आपको बताया। बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से देख लें। प्रकाश ने व्यापार आरंभ किया, अब यहाँ ने प्रकाश ने व्यापार आरंभ किया तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश टू कैपिटल, रोकड़ से हुआ। तो जो पहली जो एंट्री होगी तो कैसे किया जाता है, पहले रोकड़ होती है उसके बाद पूंजी होती है। हमने आपको समीकरण जब बनाया था, लेखांकन समीकरण में भी समझाया था। तो जब हम व्यापार आरंभ करते थे तो एक साइड कैश होता था और बराबर दूसरी साइड कैपिटल होता था। उसके बाद जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता जाता, स्टॉक बढ़ा देते थे, लेनदार बढ़ाते थे तो लेनदार बढ़ाते जाते, ऐसे समीकरण बढ़ता चला जाता था। आगे आपने दिखाया कैश टू कैपिटल 20,000 रुपए। अब नगद माल खरीदा, माल खरीदा आपने, आपके पास माल आया यानी वस्तुगत खाता है, माल है, माल कौन सा खाता है, वस्तुगत। तो वस्तुगत खाते का नियम लागू, पाने वाले को डेबिट, माल आया ना तो क्रय खाता, माल को माल ना लिख के क्रय लिखते हैं तो क्रय खाता डेबिट। क्या गया आपका कैश, तो कैश खाता, कैश खाता डेबिट। तो परचेज टू कैश, भवन खरीदा, बिल्डिंग टू कैश, परचेज। अगर अगला अगली एंट्री है कमल से माल खरीदा तो परचेज टू कमल, और नगद माल बेचा कैश टू विक्रय यानी रोकड़ प्राप्त हुआ टू सेल्स। और रामप्रसाद से नगद प्राप्त हुए, तो किससे प्राप्त हुए, रामप्रसाद से। क्या प्राप्त हुआ, रोकड़, वस्तुगत खाते में आ गया। तो जो व्यक्ति पाने वाला है उसे डेबिट, यानी कि यहाँ पर देने वाला है और रामप्रसाद, तो रोकड़ प्राप्ति तो रोकड़ खाता टू रामप्रसाद। अगला सीताराम को नगद भुगतान किए, यहाँ सीताराम हो गया ना तो सीताराम कौन हो गया, पाने वाला हो गया, तो सीताराम को डेबिट टू क्या प्राप्त कर रहा है, कैश। इस प्रकार ये जनरल प्रविष्टियां हैं। बच्चों आज मैंने आपको जनरल प्रविष्टि की प्रारूप बताया, तीनों खातों को समझाया। इस प्रकार आप इन तीनों को अच्छे से पढ़ लें, आपकी बुक में दिया हुआ है। कल से हम इसी के सारे सवाल करेंगे और इसके संबंध में जो भी खाते हो या खाते के नियम हो या प्रारूप हो, इनकी समझ में नहीं आई हो, आप विद्यालय में आके संबंधित शिक्षा से समझ लें। और जब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद।